Welcome to the another episode of Beyond the Prescription. I am Amanjit Kaur, your host for today. Today we have a very special guest, someone who wears many hats and still manages to carry them all with style, wit, and that signature charming smile. He is the head of department here at Ravi Shankar College of Pharmacy. But don't let that title scare you. Yes, he is strict when it comes to discipline, but he is also the rock star of our campus. The students adore him, not only because of his knowledge, but the fun and flair he brings into the classroom. And yes, he got that rare superpower, making pharmaceutical chemistry sounds actually interesting. Let me tell you more about our guest. With over 17 years of experience, 30 plus conferences, and 30 plus publications, both national and international, he got 2 Indian patents and 2 UK design patents. He is a professor by designation and a storyteller, mentor, and crowd favorite by reputation. Oh, and did I mention that he is also the director of Pharma Sapiens, runs an educational blog called edumentorashish.com, and is GATE qualified. Basically, if pharmacy were a band, he would be the lead guitarist. So let's welcome together the one and only Dr. Ashish Pathak sir, the smile that says, "Relax, I have got this," and the voice of reason behind many pharmacy dreams. We welcome you, sir. Thank you for gracing us today with your presence. Thank you, Amanjit, for such an amazing introduction. Sir, before starting our conversation, what our viewers can expect from today's episode? मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि इस एपिसोड को देखने के बाद आप में एक नई एनर्जी आ जाएगी, आप मोटिवेटेड फील करेंगे, आपको लगेगा कि आप एक नई दुनिया में आ गए हैं। एक्चुअली ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मैं केवल आप लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और ये एक्सपीरियंस के साथ में मैं कहीं ना कहीं आपको ये गारंटी देता हूं कि आप अपने आप से कनेक्ट कर पाएंगे। सर, बहुत सारे बच्चे 12th के बाद काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। उनके सर्च इंजन में सिर्फ एक ही चीज़ रहती है कि इस फार्मेसी वर्थ है, और वो दिन में 10 बार स्कोप ऑफ फार्मेसी सर्च करते हैं। तो आपको कब ऐसा लगा कि ये फील्ड आपके लिए है, और ऐसे स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? एक्चुअली मैं अगर अपने बारे में आप लोगों को बताऊं तो मुझे 11th-12th के दौरान केमिस्ट्री बहुत पसंद थी। दवाइयों से कुछ खास लगाव था। तो जब मुझे पता चला कि ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर केमिस्ट्री से रिलेटेड, फार्मा फील्ड में केमिस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी कुछ बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, तो मैंने बिना सोचे समझे कि केमिस्ट्री है अगर वहाँ पर तो मुझे इस कोर्स में जाना चाहिए। लेकिन आज के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास काफ़ी सारा गाइडेंस है, उनके पास गूगल बाबा का ज्ञान है, बहुत सारे लोगों का उनके पास ज्ञान है, तो उनके पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके थ्रू वो पता कर सकते हैं। लेकिन मैं उन्हें ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले उन्हें अपने बारे में जानना ज़रूरी है कि जिस फील्ड में वो एंटर हो रहे हैं, क्या वो उस फील्ड के लिए सही है? क्या वो फील्ड उनके लिए सही है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी ने बोल दिया कि ये कोर्स कर लो तो वो कोर्स कर लेते हैं। कई बार मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ कि आप इस कोर्स को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? तो बोलते हैं पैसा अच्छा है या नाम अच्छा है या कुछ भी। लेकिन अगर मैं उनसे बोलूं कि पैसा या नाम ये दोनों ही बाई प्रोडक्ट है। अगर आप लाइफ में बेहतर करना चाहते हैं तो आपको अपने बारे में जानना है। कैसे जानना है थोड़ा सा आगे मैं बताऊंगा उसके बारे में, कैसे स्टूडेंट्स अपने बारे में जान सकते हैं। Definitely, sir. This will surely guide our students. So when students enter college, they suddenly feels like they have entered a different planet, जहाँ सारे बच्चे इंग्लिश में बात करते हैं, और जो बच्चे हिंदी मीडियम से आते हैं स्पेशली उनके लिए बहुत बड़ा एक टेरर रहता है कि वो इस चीज़ को कैसे फेस करें। फर्स्ट ईयर में उन्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी फेस करना पड़ता है, तो इन सब चीज़ों को वो कैसे फेस करें? एक्चुअली ये सभी के साथ में होता है और खासकर जो लोग हिंदी मीडियम से आते हैं, मैं इसलिए बहुत अच्छे तरीके से फील कर पाता हूँ क्योंकि मैं भी हिंदी मीडियम से था और एक सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ। तो वहाँ पर इंग्लिश मतलब बहुत बड़ी बात मानी जाती थी अगर थोड़ी बहुत इंग्लिश कोई जानता है। तो मेरे लिए बड़ा टफ था जब मैं एंटर किया। और दूसरी बड़ी टफ चीज़ थी मेरे लिए कि जो मेरे टीचर थे अधिकतर वो थे साउथ से थे, तो उनमें से कुछ जो टीचर थे क्या पढ़ा के चले गए हमें पता भी नहीं चलता था। कई बार तो ऐसा रहता था कि उन्होंने कुछ बोला, जैसे मुझे एक इंसिडेंस याद आता है कि मेरे सीनियर से ने अपनी क्लास में एंट्री की, मे आई कम इन सर। उन्होंने कुछ इंग्लिश में बोला, प्लीज क्लोज द डोर। तो उन्होंने यार ये बोला था कि आ जाए डोर क्लोज करें, लेकिन उन्हें लगा साले भग जाओ यहाँ से, इस तरह से कुछ उन्हें फील हुआ और वो उन्होंने दरवाजा बंद किया और निकल गए।
तो ऐसी बहुत सारी चीजें वहां पर होती, तो बाद में हम लोग आज इन चीजों के ऊपर हंसते हैं, लेकिन हाँ, सभी लोग फील करते हैं, जितने भी हिंदी मीडियम से आते हैं सभी लोग इस तरह की चीजें फील करते हैं, क्योंकि वहां पर हम चीजें हिंदी में सोच रहे थे और यहाँ शब्द बिल्कुल नए हैं। जैसे कि अब वहां पर हम बोल रहे हैं परमाणु, यहाँ बोलेंगे हम एटम, वहां बोल रहे हैं हम अणु, यहाँ पर बोल रहे हैं मॉलिक्यूल, और कई बड़े कठिन शब्द मालूम होते हैं। आज जब मैं सोचता हूँ ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल, जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, वहां पर हम लोग हिंदी मीडियम में उसको पढ़ते थे लाशा तेलिए का नियम। आज जब मैं वो याद करता हूं तो मुझे लगता है वो हिंदी ज्यादा कठिन थी, लेकिन उस समय हमारे लिए इंग्लिश में एंटर होना, इंग्लिश वाले पूरे माहौल में एंटर होना, ये बड़ा कठिन था। अब जो दूसरा आपने पूछा है कि जहाँ सब लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं, उनके साथ कैसे कोप अप करें, उनके साथ कैसे पढ़ाई करें, ये बहुत टफ पार्ट है। जब भी आप किसी से कंपेयर करेंगे प्रॉब्लम आपको आएगी। अब आप कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? कोई इंग्लिश मीडियम वाला, इंग्लिश मीडियम में भी कोई सीबीएसई बोर्ड से है, कोई आपका आईसीएसई बोर्ड से है, और वो काफी आगे हैं आप लोगों से। तो जब आप उनसे अपने आप को कंपेयर करते हैं तो ये शुरुआत का जो पार्ट रहता है, शुरुआत का जो समय रहता है, बड़ा टफ रहता है, क्योंकि हम उन्होंने सामने टीचर ने क्वेश्चन पूछा, हमें समझ में भी नहीं आया, और हमारे साथ में जो 8-10 लोग बैठे हुए उन्होंने तुरंत जवाब दे दिया। तो उसी समय हमें लगता है कि हम दुनिया के सबसे गिरे हुए व्यक्ति हैं, हमें कुछ भी पता नहीं है, टीचर क्या पूछ के चला गया। कई बार अगेन एक और इंसिडेंस है कि हमारे टीचर ने इंग्लिश में कोई जोक सुनाया और सारे लोग जोक कंप्लीट होने के बाद बिल्कुल चुपचाप। एक बड़ी मजेदार बात है, आप मैं व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जब भी कोई जोक सुनाता है तो जोक सुनाने के बाद सबसे कठिन चीज रहती है जोक को एक्सप्लेन करना पड़े। जो कंप्लीट हो गया, अब आपको एक्सप्लेन करना पड़ा, नहीं है समझ में, ये इसका ये मतलब था। तो हमारे टीचर ने सुनाया और हम सब लोग चुपचाप, केवल एक बच्चा ताली बजा बजा के हंस रहा था। हमारा मन उस बच्चे के लिए, हमारे साथ वाला जो स्टूडेंट था उसके श्रद्धा से भर गया कि इसे समझ में आया। क्लास कंप्लीट होने के बाद उसके पास गया, हमने बोला भाई क्या बोल रहे थे सर? बोला मुझे क्या पता। तो मैंने बोला फिर तू हंसा क्यों? वो सर को बुरा नहीं लग जाता कि मैंने जोक सुनाया तुम लोग हंसे नहीं, इसलिए मैं हंसा। तो बहुत सारी मजेदार चीजें होती थी, हाँ, लेकिन टफ पार्ट था, और टफ पार्ट अभी भी है। यहाँ पर स्टूडेंट्स को मैं बोलना चाहूंगा कि छोटे छोटे शब्द सीखना शुरू करें, धीरे धीरे, कंपैरिजन मत करें, और ग्रोथ को लीनियर ना समझें। आपको धीरे 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 अपना काम करते रहना पड़ेगा। कब आपको थ्रेशोल्ड मिल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। सर, कभी आपको ऐसा लगा स्टार्टिंग के दिनों में कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत टफ है या मुझसे नहीं बन रही तो मैं छोड़ दूं ये सब चीजें? एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी मुझे टफ नहीं लगी, क्योंकि केमिस्ट्री के कारण ही मैं आया था। हाँ, लेकिन बहुत सारे लोगों को लगती है। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ, बच्चों को जानता हूँ, टीचर्स को भी जानता हूँ, कि जो केमिस्ट्री के नाम पे बस केमिस्ट्री की बात मत करो। उसका कहीं एक बहुत बड़ा रोल टीचर के पढ़ाने के तरीके के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि मैं कई ऐसे टीचर्स को जानता हूँ जो इस बात में एक्सपर्ट है कि कितना बुरे तरीके से पढ़ाया जा सकता है। तो कई बार ऐसा रहता है कि वो स्कूलिंग ऐसी जगह से करके आए हैं जब उनके दिमाग में केमिस्ट्री का इतना भयंकर डर बैठा हुआ है, बेंजीन का इतना भयंकर डर बैठा हुआ है कि वो चाहते हैं कि अगर बेंजीन के पापा कैकुले उन्हें मिल जाए तो वहीं उसको खत्म कर दें। तो उनके दिमाग में बहुत भयंकर डर बैठा हुआ है। तो इसमें टीचर का एक बड़ा रोल वहां पर हो सकता है कि कुछ नए तरीकों से, कुछ नए तरीके डेवलप करके, ट्रिक्स डेवलप करके इस पढ़ाई को आसान बनाया जा सके। सर, स्टूडेंट्स फ्रॉम स्मॉल टाउन फील्स लाइक कि हम शहर के स्टूडेंट्स के सामने कुछ नहीं है। हाउ कैन दे स्टॉप फीलिंग लेस, स्पेशली इन लैब्स एंड वाइवा? ओके, तो जहां आपने बोला कि रूरल एरियाज से जो आते हैं हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे रहते हैं, तो मैं अपने आप से अगर रिलेट करूं तो मैं एक छोटे से कस्बे से हूं। वहां पे सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ। हम लोगों के लिए जो प्रैक्टिकल होते थे, प्रैक्टिकल कभी लैब में हुए ही नहीं। हमारे लिए ऐसा रहता था कि साल भर में अगर एक आध बार हमें लेबोरेटरी देखने को मिल जाए, और हमारे लिए बड़ी फैसिनेटिंग जगह थी क्योंकि वहां पर अंदर एस्केलेटन रखा रहता था, केमिकल्स रखे रहते थे, तो हम लोग बाहर से झांक झांक के देखते रहते थे। तो हमें पता नहीं था कि कौन से ग्लासवेयर को क्या बोलते हैं। अब हम जैसे स्टूडेंट जब आते हैं, एंट्री लेते हैं फार्मेसी में, तो उनके लिए बड़ा कठिन है कौन से ग्लासवेयर को क्या बोलते हैं, इसका क्या यूज है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के भी का भी एक रोल है, टीचर का एक इंपॉर्टेंट रोल है। पहले स्टूडेंट को क्या करना चाहिए कि अपने लिए ईमानदार रहे, अपने लिए ऑनेस्ट रहे, टीचर से पूछे सर इस ग्लासवेयर को क्या बोलते हैं।
उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ले अपने, इसका डायग्राम ड्रॉ कर ले, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ले अपने कॉपी में कि ये बीकर है, कॉनिकल फ्लास्क है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है। जो भी उसको जो समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल पूछे, और उसका यूज कि कॉनिकल फ्लास्क और वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क कैसे अलग है, ब्यूरेट क्या है, पिपेट क्या है, क्योंकि ये सब उसके लिए नया होगा। मतलब उसके लिए ऐसा नहीं कि पहले से वो जानता हो। दूसरा, अगेन जैसा मैंने पहले भी बोला कि कंपैरिजन ना करे एक सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट से, आईसीएसई बोर्ड का कोई स्टूडेंट है या फिर कोई इंग्लिश मीडियम का है जो अच्छी जगह से पढ़ के आए, उनसे कंपैरिजन ना करे। अब अगला इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर आता है, वो आता है टीचर का। टीचर से अगेन मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो भी टीचर्स ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, कि आप लोग स्टूडेंट्स का वाइवा लेते समय उनको अलग अलग तरीके से ट्रीट करें। अगर कोई गांव से आया है और वो कुछ जवाब देने की कोशिश कर रहा है, ट्राई कर रहा है, तो उसको अप्रिशिएट करें, बिकॉज देयर इज नथिंग लाइक अप्रिशिएशन। आपका थोड़ा सा अप्रिशिएशन कुछ बहुत बेहतर उस स्टूडेंट को बना सकता है। सर लेकिन स्टूडेंट्स काफ़ी हेजिटेट करते हैं पूछने के लिए कि मतलब डांट ना पड़ जाए या चिल्ला ना दे कोई, या अपने फ्रेंड्स के सामने वो नहीं पूछ पाते कब, मतलब कि छोटी छोटी चीज़ अगर वो पूछेंगे तो उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा फ्रेंड या मेरे साथ वाले ऐसा सोचेंगे कि इसको ये भी नहीं आता है, तो वो हेजिटेशन वो कैसे हटाएं? अगेन यहाँ पर फिर से इम्पोर्टेंट रोल आता है टीचर का। टीचर का सबसे पहला जो काम है वो क्लास में जाके या लैब में जाके स्टूडेंट्स को इतना कंफर्टेबल फील कराए कि वो क्वेश्चन पूछ सके। मैं अपने स्टूडेंट से हमेशा बोलता हूँ कि मैं अच्छा टीचर तब कहलाऊंगा जब मैं आपके दिमाग में बहुत सारे और क्वेश्चंस जगा सकूं, बहुत सारे और क्वेश्चन आपके दिमाग में आने लगे। अगर आपने कुछ पूछा और मैंने डांट किया इतना भी पता नहीं है, ये टीचर का काम नहीं है, क्योंकि अगर उसे पता होता तो वो आपके पास नहीं आता। वो आपके पास आया, आपसे सीखने के लिए आया है, वो स्टूडेंट है, वो अज्ञानी है। अगर आप अपने आप को ज्ञानवान मानते हैं तो आपको जवाब देना पड़ेगा। यहाँ पर अगेन स्टूडेंट को हिम्मत दिखानी होगी। टीचर थोड़ा सा ये कर सकते हैं, जैसा कि मैं हमेशा फॉलो करता हूँ अपने प्रैक्टिकल के दौरान। पहला, क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं और क्यों करने वाले हैं। अगर शुरुआत में ही एक्सप्लेन कर दिया जाए तो स्टूडेंट्स जो रहते हैं अपने आप को उस प्रैक्टिकल से कनेक्ट कर पाएंगे, क्वेश्चंस उनके दिमाग में आएंगे और वो उन क्वेश्चन को पूछने की हिम्मत भी वहां पर कर पाएंगे। ऑफ कोर्स सर, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि टीचर का सपोर्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि वो बच्चों से कम्युनिकेट कर पाए। एंड आई एम वेरी लकी टू बी योर स्टूडेंट। सर स्टूडेंट्स रिलोकेट करते हैं स्टडी के लिए, जिनसे उनके डाइट में पूरा चेंज आ जाता है और वो अपनी फैमिली से दूर रहते हैं तो काफ़ी डिप्रेस फील करते हैं। तो वो ऐसा क्या करें जिससे वो अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दे सके? सबसे पहली चीज तो मैं आपसे भी यही बताना चाहता हूँ और अपने व्यूअर्स को भी ये बताना चाहता हूँ कि ये आप अकेले नहीं है जो ऐसा फील करते हैं। क्योंकि जब भी आप घर से बाहर जाते हैं, पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं आप घर से बाहर, तो कुछ चीज़ों में वहाँ पर चेंजेस होते हैं। जैसा कि आपने डाइट के बारे में बोला, तो डाइट में बिल्कुल चेंजेस होते हैं। अब एक गांव की आपने बहुत सारे एग्जांपल लिए, तो मैं इसलिए एग्जांपल अगेन मैं उसी का एग्जांपल फिर से दोबारा ले रहा हूँ कि गाँव में अक्सर लड़कों को ये बोला जाता है कि तुम तो लड़के हो, तुम्हें खाना बनाना क्या सीखना है। तो मुझे सभी लोगों से ये कहना है कि आप सभी को खाना बनाना सीखना चाहिए। क्योंकि कोशिश करें कि जब शुरुआत में आप आए बाहर, तो जहाँ पर भी आप रह रहे हैं कोशिश करें कि बाहर का बहुत ज़्यादा शुरुआत में ना खाएं, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं आपके हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। इट विल अफेक्ट योर हेल्थ। दूसरा जो बड़ी प्रॉब्लम है, जो मेजर प्रॉब्लम है जो आपने बोली है कि जब आप घर से बाहर जाते हैं डिप्रेस फील करना, ये बिल्कुल होता है। एक्चुअली फार्माकोलॉजी में एक वर्ड आता है मेलाइस। चूंकि मेरी पीएचडी डिप्रेशन में ही है, तो मैं थोड़ा सा और बेटर गाइड कर सकता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस बारे में कि जब आप बाहर गए हैं और आपको डिप्रेस फील हो रहा है, तो कोशिश करें कि बार बार अपने घर वालों से बात मत करें। और घर वालों से भी मैं ये कहना चाहूंगा कि ज्यादा प्यार ना जताएं कि अच्छा बुरा लग रहा है तो तुम तो आ जाओ, तुम ऐसा करना, अगले हफ्ते आ जाना। ये थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि थोड़ा सा तो आपको कठोर होना पड़ेगा अगर आप बच्चे से कुछ बेहतर एक्सपेक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि वो क्या कर सकते हैं कि जो वो लाइफ में बनना चाहते हैं वो अपना एक जर्नल मेंटेन करें, उसको लिखें कि हमने क्यों ये चूज किया, और उसमें कुछ पॉजिटिव चीजें लिखें। और कम से कम 21 डेज, साइकोलॉजी बोलती है कि कोई भी चीज अगर 21 डेज तक रात को सोने से पहले आप पढ़ते हैं और सुबह उठने के बाद आप पढ़ते हैं, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में
एंटर कर जाती है। तो वो जो भी पॉजिटिव चीज़ें हो सकती हैं वो उसको लिखें, हमने ये क्यों चूज़ किया। मैं हमेशा आई वाज हाईली मोटिवेटेड एंड आई एम हाईली मोटिवेटेड विथ साइमन साइनिक गोल्डन सर्कल। ये 3 पार्ट में डिवाइडेड रहता है, व्हाट, हाउ, व्हाई। अगर आप किसी कोर्स में एंटर हो रहे हैं तो आपको अपना व्हाई क्लियर होना चाहिए, हमने ये क्यों चुना। ये जितना स्ट्रांग होगा आपको डिप्रेशन की फीलिंग उतनी कम आएगी। डिप्रेशन की फीलिंग का एक बड़ा कारण ये रहता है कि हमें ये लगता है कोई हमसे दूसरा ये करवा रहा है, हम ये नहीं करना चाहते। तो अगर कोई हमसे दूसरा ये करवा रहा है तो हमें लग रहा है किसी दूसरे के लिए कर रहा है, लेकिन जहां आपको ये फीलिंग आ जाएगी कि ये मैं अपने लिए कर रहा हूं, ये अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूं, एक पर्पस को साथ में लेके मैं चल रहा हूं, तो जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा तो डिप्रेशन वाली फीलिंग चली जाएगी। क्या ये किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। क्या ये आसान है? आसान नहीं है। इसमें अगेन दोस्तों का रोल है, टीचर्स का रोल है, मेंटर्स का रोल है और घर वालों का भी रोल है। सर बट वो कंसिस्टेंसी कैसे आएगी बच्चों में कि वो चीज़ उनको 21 डेज तक भी करनी है, क्योंकि बीच में उनको डिस्ट्रैक्शंस बहुत रहते हैं। मैं एक आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। आप सभी लोगों ने ब्रूस ली का नाम सुना होगा। यस सर। ब्रूस ली के बारे में अगर मैं किसी से बोलता हूँ ब्रूस ली, तो उनको एक लड़ने झगड़ने वाला, एक योद्धा, एक फाइटर ये याद आता है। ब्रूस ली एक जबरदस्त एक्टर था, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं ब्रूस ली एक जबरदस्त फिलोसोफर था। वो उसके अधिकतर मूवीज के डायलॉग उन्होंने खुद लिखे हैं, जिनमें से कई डायलॉग बहुत फेमस हुए, लगभग सभी डायलॉग उसमें फेमस हुए। ब्रूस ली जब मूवीज में आए तो वो जूनियर आर्टिस्ट थे और उन्होंने एक लेटर लिखा, अ सीक्रेट लेटर टू माई सेल्फ। उसमें उन्होंने लिखा मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, इस तरह से करूंगा और 1 साल के अंदर अंदर दुनिया का सबसे बड़ा स्टार बन जाऊंगा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टार बन जाऊंगा। अब कौन ये लिख रहा है? एक जूनियर आर्टिस्ट। लेकिन उन्होंने लेटर लिखा, वो लेटर अपनी जेब में रखते, छोटा मोटा उनका काम रहता था, जब मौका मिलता निकाल के पढ़ने लगते, फिर जब मौका मिलता निकाल के पढ़ने लगते। धीरे धीरे करके उन्होंने पूरा डिटेल में लिखा था कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। वो चीजें उनके सबकॉन्शियस माइंड में चली गई और पहली मूवी मिली एंटर ऑफ द ड्रैगन और उस साल वो दुनिया के सबसे बड़े स्टार बन गए, क्योंकि वो हॉलीवुड की सबसे बड़ी मूवी थी। तो कोई भी चीज करने के लिए, कंसिस्टेंसी के लिए भी आपको रेगुलर अपने सामने उसको रखना पड़ेगा। आपको लगता है कि घर के किसी कोने में आपने वो लेटर रखा है, जर्नल रखा है, तो कौन वो जाके उठाए, अब तो थक गए हैं। एक पेज में लिख के रखें, जैसे आप पानी पीते हैं, जैसे आप टैबलेट खाते हैं, जैसे आप ये सारी चीजें नहीं भूलते हैं, जब मौका मिले उसको निकालें, पढ़ें। ये साइंस है, ये कभी फेल नहीं हो सकता है। थैंक यू सर, आई होप कि बच्चों को ये ज़रूर हेल्प करेगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि स्टूडेंट्स एस्पिरिन का स्ट्रक्चर याद करने जाते हैं और अपने ईमेल का पासवर्ड भूल जाते हैं। वो नोट्स को ऐसे कलेक्ट करके रखते हैं जैसे पोकेमोन कार्ड्स कलेक्ट कर रहे हो। बेसिकली वो अटेंडेंस और लर्निंग के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो रेगुलरली अटेंड करेंगे तो उन्हें सारी चीज़ें आ जाएंगी, वो सब चीज़ें समझ जाएंगे। फिजिकली वो वहाँ प्रेजेंट रहते हैं बट मेंटली वो कहीं और ही रहते हैं। तो इसको कैसे ओवरकम करें? तो मैं सबसे पहले चीज तो ये बोलूंगा कि ये जो प्रॉब्लम है, ये सबसे पहले हमें एक्सेप्ट करना है इसको, क्योंकि अभी तो फिलहाल अगर आप देखें प्रेजेंट सिचुएशन और बुरी है। अटेंशन स्पान जो है ये काफी कम हो गया स्टूडेंट्स का। कारण क्या है? कारण आप समझे उसका कि स्पिरिचुअली भी ये बोला जाता है, साइंटिस्ट भी ये बोलते हैं। बहुत मजेदार बात मैं आपको बताता हूँ कि जो साइंटिस्ट है वो ये बोलते हैं कि हम 9 सेकंड से ज्यादा वर्तमान में रह ही नहीं सकते, मैक्सिमम 9 सेकंड्स। उसके बाद आपका माइंड कहीं कैसे कहीं पहुंचा देगा। एक सिंपल एग्जांपल्स लेते हैं, फार्मा के हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए हम किसी प्लांट की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नक्स वोमिका प्लांट है। अब नक्स वोमिका जो प्लांट है, हमने सबसे पहले पढ़ा ये सीड इसका जो रहता है ब्राउन कलर का तो मेरा स्कूटर होता है। स्कूटर तो बहुत तेज चलता है, उससे एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट बहुत भयंकर हुआ था। ऐसा एक्सीडेंट अपहरण मूवी में दिखाया गया। अपहरण मूवी में नाना पाटेकर है, अजय देवगन भी है। अजय देवगन ने काजोल से शादी क्यों कर दी? अब आप इमेजिन करें कि आप टीचर आपको पढ़ा रहा है नक्स वोमिका के बारे में और आप कहाँ पहुंच गए? काजोल के पास। हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है। सबसे पहले तो हमें इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब जब आप एक बार एक्सेप्ट कर लेते कि हाँ ये नेचुरल है, अब हम इससे बच कैसे सकते हैं? तो इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला मैं सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा, आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आस्क द राइट क्वेश्चन।
इस फॉर्मूले को मैंने सिंपल बोला है, आस्क द राइट क्वेश्चन। क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो जैसा हम सवाल पूछते हैं वैसा जवाब देता है। इट्स लाइक अ कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। जैसा भी हम, एक 12 साल का बच्चा मुझे मिला, मैंने बोला यार तुम उदास दिख रहे हो, वो बोलेगा नहीं सर, नहीं यार उदास दिख रहा है, नहीं सर, अरे नहीं आज तो तुम उदास दिख रहे हो, हाँ सर आज के 10 साल पहले मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई थी। जब आप जैसे सवाल पूछेंगे वैसे ही क्या मिलेगा, जवाब मिलेगा। अब दो चीजें यहां पर है, जहां आपने क्लास का एग्जाम्पल लिया तो यहाँ वहां पर टीचर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ताकि स्टूडेंट्स वहां पे बने रहे, वो क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, जो पढ़ाई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता रहे, अच्छा ऐसा क्यों होता है, ये क्यों होता है, इसके पीछे क्या है, ताकि स्टूडेंट क्या बना रहे, अलर्ट बना रहे। नहीं तो पता नहीं अपने घर में, गांव में, खेतों में कहाँ कहाँ वो अपनी इमेजिनेशन में घूमता रहेगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। तो लगातार उसको वापस बार बार लाने के लिए टीचर को क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, आस्क द राइट क्वेश्चन। अगर आप अकेले पढ़ने के लिए बैठे, कई बार होता है आप अकेले पढ़ने के लिए बैठे हैं, बगल से एक बारात निकल रही है, आज मेरे यार की शादी है, अब आप सोच रहे कल मेरा एग्जाम है, इन्हें अभी बारात निकालनी थी, आज ही शादी करनी थी इनको, लोग शादी क्यों करते हैं। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि उसको, उस बच्चे को डिस्टर्ब कौन कर रहा है, क्या वो आवाज डिस्टर्ब कर रही है, नहीं, उससे उस जो आवाज के लिए उसका जो रिएक्शन है, जो क्वेश्चंस हैं उसके दिमाग में जो आ रहे हैं, वो उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो पढ़ते समय पढ़ाई से रिलेटेड, अगर आप अकेले बैठ के पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते रहे, अच्छा ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या है, आपका दिमाग क्या बना रहेगा, अलर्ट बना रहेगा। आप सभी जानते हैं, आप लोग फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, एग्जाम के बीच में 5 दिन का गैप रहता है, लेकिन पढ़ाई एक ही दिन होती है, और आखिरी दिन जो पढ़ाई होती है, 5 दिन पहले आप पढ़ने के लिए बैठे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, एग्जाम के एक दिन पहले सब समझ में आने लगा, और एग्जाम के 2 घंटे पहले आप स्वामी विवेकानंद बन जाते हो, जो देख रहे हो याद होता जा रहा है। आप पढ़ाई से रिलेटेड जितना फोकस कर सके, और उसके लिए सिंपल फॉर्मूला जिसको मैं बोलता हूं, आस्क द राइट क्वेश्चन। पढ़ाई से रिलेटेड क्वेश्चन करते रहे, दिमाग ऐसे ही काम करता है। मैंने अपने घर में अपने आईने के बगल में कुछ क्वेश्चन लगा के रखे हैं, मैं आज इतना खुश क्यों हूं, कौन सी चीजें हैं जो मुझे एक्साइटेड करती हैं, आज मैंने कितने लोगों को हंसाया, आज मैंने क्या क्या बेहतर काम करने की कोशिश की। मैं जैसे सवाल पूछूंगा दिमाग वैसे ही जवाब देगा। मैं सवाल पूछूंगा मैं डिप्रेशन क्यों फील कर रहा हूं, दिमाग हजारों जवाब इस दिमाग के पास में। सो इट्स लाइक सुपर कंप्यूटर, जैसी कमांड आप भेज रहे हैं वैसे ही क्या मिलेगा, रिजल्ट। तो सिंपल फॉर्मूला है अटेंडेंस टीचर का। यहाँ अगेन फिर से मैं बोल रहा हूँ, बार बार टीचर्स को इसलिए बोल रहा हूँ, ये टीचर अगर ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो वो ध्यान रखें, आपकी जिम्मेदारी बनती है बच्चों को बार बार क्लास में खींच के लाने की, क्योंकि आप स्टूडेंट के सामने इतना आइडियल फील करवाते हो, आज के बच्चे ऐसे हो गए, ये हो गए हैं। आप खुद थोड़ी देर के लिए वहां बैठ के देखें, आपको समझ में आएगा कि वहां बैठना भी कितना कठिन है। तो अगर कोई वहां पर बैठा है और वो बार बार उसका दिमाग भटक रहा है, तो टीचर को ये करना है। एक और तरीका मैं सिंपल बता सकता हूं कि जो स्टूडेंट को आपको लग रहा है भटक गया, कहीं ऐसे देख रहा है, उससे क्वेश्चन मत पूछो, उसके बगल वाले से क्वेश्चन पूछ लो, अचानक से अलर्ट हो जाएगा। अगर आप उससे क्वेश्चन पूछोगे तो हो सकता है उसका ईगो हर्ट हो जाए कि सर को पता तो नहीं चलेगा, उसके बगल वाले से पूछ लो, अपने आप वो अलर्ट हो जाएगा। 50 मिनट की क्लास में, 60 मिनट की क्लास में मैं 6-6 घंटे क्लास लेता हूँ, लेकिन बोर नहीं होते हैं स्टूडेंट्स। उसका कारण बड़ा सिंपल है, आपको स्टूडेंट्स को क्या रखना है, अलर्ट रखना है। सर जैसा कि आपने कहा कि एग्जाम के एक दिन पहले बच्चों को सब याद हो जाता है, तो उसका रीजन आपको क्या लगता है कि हाई प्रेशर की वजह से बच्चे को ऐसा होता है, या मतलब क्या रीजन? साइंटिफिक रीजन मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे ब्रेन में केमिकल होता है नॉर एड्रेनालिन। नॉर एड्रेनालिन जो केमिकल है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अलर्टनेस। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के बारे में आपने सुना होगा कि आपके सामने कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई कि इससे लड़े, यहां से भागे, उस समय वो केमिकल रिलीज होता है नॉर एड्रेनालिन। ये आपके फोकस को कई गुना बढ़ा देता है, ये आपकी क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। तो ये नॉर एड्रेनालिन को रिलीज करवाने का एक नेचुरल तरीका है मेडिटेशन, और कई लोग एबनॉर्मल तरीके भी यूज करते हैं, वो मैं यहाँ पर नहीं बता पाऊंगा। लेकिन नेचुरल तरीका क्या है, मेडिटेशन। और बाकी टीचर कैसे कर सकते हैं वो मैंने बता दिया। टीचर का एक काम है कि बच्चे को बार बार अलर्ट करें, स्टूडेंट को बार बार वहां पे लाने की कोशिश करें। जी सर,
ये जवाब बच्चे को डेफिनेटली हेल्प करेगा और उनको उनका जवाब मिल गया होगा कि उनका एग्जाम के एक दिन पहले क्यों चीज़ें याद हो जाती हैं। सो नाउ इट्स टाइम फॉर अवर नेक्स्ट सेगमेंट, जिसका नाम है रिसर्च, पेटेंट एंड मैं भी कुछ बड़ा करूँ। सो वी हैव हर्ड कि आपके पास 2 इंडियन पेटेंट्स हैं एंड 2 यूके डिजाइन पेटेंट्स हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट थिंक कि पेटेंट इज अ वेरी बिग थिंग जो सिर्फ साइंटिस्ट के पास होती है, जो व्हाइट कोट पहन कर लैब्स में रिसर्च करते हैं और केमिकल्स को मिक्स करते हैं। इफ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट वांट्स टू इन्वॉल्व इन रिसर्च, देन हाउ कैन ही इन्वॉल्व इन दैट? एक्चुअली रिसर्च के बारे में थोड़ा सा लोगों का परसेप्शन गलत है। कुछ मिथ्स हैं उनके दिमाग में बैठे हुए हैं। रिसर्च का मतलब है कि कोई एक ऐसी प्रॉब्लम है और हम उसको सॉल्व कर रहे हैं और हम अपने तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। जैसे अगर आप थॉमस अल्वा एडिसन का, हम सभी ने नाम सुना है थॉमस अल्वा एडिसन का, उन्होंने बल्ब बनाया। तो बल्ब बनाना उनके लिए एक रिसर्च नहीं थी, या बल्ब बनाना उनके लिए एक रिसर्च का टॉपिक नहीं था। उनके लिए ये प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम को उन्हें सॉल्व करना था। तो बड़ा सिंपल है कि कोई एक प्रॉब्लम है और हम उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास कई बार आते हैं और मुझे बोलते हैं कि सर हमें एक रिसर्च का टॉपिक दे दो। तो रिसर्च का कभी कोई टॉपिक नहीं होता है। एक प्रॉब्लम है, हम उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसे फार्मा की अगर हम बात करें तो हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। हमारे सामने प्रॉब्लम है कैंसर के ट्रीटमेंट की, हमारे सामने प्रॉब्लम है डिप्रेशन के ट्रीटमेंट की, पार्किंसन के ट्रीटमेंट की, स्किज़ोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट की। इन पे अभी भी कोई इफेक्टिव मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई एग्जिस्टिंग कोई सॉल्यूशन वहां पर एग्जिस्ट करता है तो हम उसको अपने तरीके से कैसे उसमें कुछ चेंज ला सकते हैं। जैसे कि सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं, ये कप है। अगर इसको बनाने की एक मेथड है और आपको मेथड पता है, तो आप क्या चाहेंगे कि हम एक नई मेथड वहां पर डेवलप करें और वो इस मेथड से सिंपल हो, इस मेथड से इफेक्टिव हो। सो दैट इज रिसर्च। कई लोग रिसर्च का ये मीनिंग समझते हैं कि हम कुछ ऐसा बहुत अलग करने वाले हैं, वैसा कुछ नहीं। जैसे सिंपल अगर डिजाइन पेटेंट की बात करें तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या मास स्पेक्ट्रोमीटर, हमारे पास एक डिजाइन अवेलेबल है और हमें लगता है कि इससे आसान डिजाइन बनाई जा सकती है वहां पर, इससे सिंपल डिजाइन बनाई जा सकती है वहां पर जो ज्यादा इफेक्टिव है। तो हम उसके ऊपर कुछ अपने बेसिक चेंजेस करके और उसमें हम पेटेंट ले सकते हैं वहाँ पे। तो कुछ बहुत बड़ा काम नहीं है। बात या जरूरत हमें कुछ अलग करने की नहीं है, उन्हीं सिंपल जो चीजें हैं उनको हमें अलग तरीके से देखना है। तो रिसर्चर का मतलब कभी भी ये नहीं रहेगा। हमेशा ये याद रखना है, हमेशा स्टूडेंट से भी मैं बोलता हूँ, सभी लोगों से आपसे बोल रहा हूँ कि आपको कुछ नया काम नहीं करना है, थोड़ा सा देखने का नजरिया बदलना है। So, काफी सारे स्टूडेंट्स को पेटेंट का मतलब भी नहीं पता होता है कि मतलब उसकी रियल डेफिनेशन क्या होती है पेटेंट की। पेटेंट का मतलब कि हमने कुछ ऐसा नया किया है कि जो पहले नहीं हुआ है और आगे कोई अगर करता है इसकी नकल ना कर पाए जो हमने किया है। कई बार ऐसा होता है कि हमने कोई काम किया और किसी दूसरे ने वो रिसर्च का चुरा लिया, तो उसको क्रेडिट, तो कहीं वो क्रेडिट वो ना ले जाए। तो कई लोग पेटेंट लेते हैं, कई लोग पेटेंट को मना कर देते हैं क्योंकि कई चीज़ें पेटेंट लेने के बाद वो महंगी हो जाती चीज़ें। कई मेडिसिन ऐसी रहती, जैसे जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरे इन्होंने डेवलपमेंट किया, पेनिसिलिन की डिस्कवरी हुई वहाँ पर, तो कुछ लोगों का मानना था कि पेनिसिलिन की जो डिस्कवरी हुई है, पेनिसिलिन के ऊपर पेटेंट लिया जाए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उनमें से एक साइंटिस्ट तो अड़े थे कि उन्हें लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया नहीं। तो अगर वो पेटेंट ले लेते तो वो जो मेडिसिन है वो काफ़ी महंगी हो जाती है और ट्रीटमेंट काफ़ी महंगा पड़ता है उसका। तो कई लोग लेते हैं, कई लोग पेटेंट नहीं लेते। पेटेंट लेने का मतलब हमने जो कुछ भी किया है वो हमारा है, वो हमारा राइट है, ये हमारी खोज है, ये हमने किया है, हमने उसके ऊपर लिखा, हमने अप्लाई किया कि आगे कोई इसकी नकल ना कर पाए। जैसे अगर आपने सुना हो, आप में से बहुत सारे लोगों को पता हो कि जो फेमस स्टार है रजनीकांत, उन्होंने अपनी स्टाइल पेटेंट करा के रखी। तो उसके बाद जब से उन्होंने स्टाइल पेटेंट कराई, उन्होंने किसी ने उनकी नकल नहीं की। नहीं तो शुरुआती मूवीज में काफी लोग रजनीकांत की नकल करते, तो मैं बोला नहीं, अब कोई रजनीकांत की नकल नहीं कर पाएगा। So, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं रिसर्च में?
हाँ, अगेन यहाँ पर बहुत बड़ा रोल आता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जो स्टूडेंट आया उसे तो फार्मेसी के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं है, तो टीचर का बहुत बड़ा रोल रहता है। आप लोगों को याद होगा, जब मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल कराता था, तो मेरा प्रैक्टिकल कराने का तरीका ये रहता है कि 4 मेथड जो किताब में दी गई या 2 मेथड जो किताब में दी गई, बुक्स में जो मेथड दी गई हैं, मैं उनको तो फॉलो करूँगा, लेकिन एक मेथड मेरी अपनी रहेगी। कई बार आप लोगों को प्रैक्टिकल करवाते समय मैंने जैसे कोई मेडिसिन, कोई ड्रग हम लोग तैयार कर रहे हैं, तो उसको हम लोग माइक्रोवेव ओवन में बनाते थे। 90% चांस है कि वो नहीं बनेगी, क्योंकि मेथड हम जो है वो फॉलो कर रहे हैं, वो नई मेथड है, लेकिन 10% चांस है कि हो सकता है बन भी जाए। तो उसमें क्या है, स्टूडेंट का जो भी स्टूडेंट्स रहते हैं, उनका वहां पर इंटरेस्ट रहता है कि यार प्रैक्टिकल के दौरान हम कुछ नया कर रहे हैं। नहीं तो वही चीज, जैसे एस्प्रिन को एक मेथड से बनाया गया, सैलिसिलिक एसिड का एसिटाइलेशन करवा दिया हमने एसिटिक एनहाइड्राइड से, ये बन गया सैलिसिलिक, एस्प्रिन बन गया, आपका एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड बन गया। अब अगर मैं वही मेथड बच्चों को करवा रहा हूं, तो उसको भी पता है कि रिजल्ट आएगा, मुझे भी पता है रिजल्ट आएगा, जितने लोग वहां पे सबको पता है उन्हें रिजल्ट। लेकिन अगर मैं बाकी सबको एक कॉमन मेथड से करवा रहा हूं, लेकिन एक ऐसी मेथड जो एग्जिस्टिंग मेथड नहीं है, अगर मैं उस तरीके से करवा रहा हूं और मैं बच्चों को बोलूंगा देखो मुझे भी पता नहीं कि रिजल्ट आएगा, तुम्हें भी पता नहीं है रिजल्ट आएगा, चलो करके देखते हैं, नहीं आएगा तो कुछ नहीं जाना है हमारा, लेकिन अगर आ गया तो हमारे लिए कुछ नया हमें सीखने को मिलेगा। तो ये स्टूडेंट्स का यहाँ पर रोल है, लेकिन उनसे बड़ा रोल यहाँ पर टीचर्स का है। टीचर को कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए, कुछ नया ट्राई करते रहना चाहिए, ताकि उन्हें लगे कि वो जिंदा है। Thank you so much, sir, for the answer. Sir, you have academic experience of over 17 years. Be honest, आपको ज़्यादा मज़ा किसको पढ़ाने में आता है? फर्स्ट ईयर जो ये पूछते हैं अटेंडेंस कब लगेगी, या फाइनल ईयर जो ये पूछते हैं कि जॉब कब मिलेगी? And how do you keep patience with both? एक्चुअली टीचिंग की अगर मैं बात करूं, तो जैसा मैंने शुरुआत में भी आपको बताया, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ साइमन साइनिक का। व्हाट, हाउ एंड व्हाई। व्हाट, मैं एक टीचर हूँ। हाउ, क्या करता हूँ, कैसे पढ़ाता हूँ मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, मैं अलग से मेंटरिंग करता हूँ, मैं प्रैक्टिकल कराता हूँ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है क्यों। ये बहुत बड़ा सवाल है, क्यों पढ़ाता हूँ। तो जब मैं ये अपने आप से पूछता हूँ मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे याद आता है वो स्टूडेंट जो मैं खुद था, जब मैं फर्स्ट ईयर में था, जब मैं सेकेंड ईयर में था, थर्ड ईयर में, फाइनल ईयर में, मैं बहुत सारी चीज़ें मिस करता था। और मुझे लगता था कि टीचर को ऐसा होना चाहिए, टीचर को ऐसे करना चाहिए, टीचर को इस तरह से करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि पढ़ाना, टीचिंग मेरे लिए पढ़ाने से ज़्यादा कुछ है। मेरे लिए है, इट्स लाइक अ परफॉर्मेंस। लोग बोलते हैं कि ये लेक्चर है, मेरे लिए एक परफॉर्मेंस है कि मैं अपना आपको कैसे वहाँ पर एक्सप्रेस कर रहा हूँ। मैं कई बार मजे लेता हूँ, टीचर्स को मैं बोलता हूँ, और शायद बहुत हद तक रिलेट भी कर पाएंगे बहुत सारे टीचर इससे, कि टीचिंग इज लाइक साउथ मूवी, एक्शन, इमोशन, ड्रामा एंड कॉमेडी। अगर ये एलिमेंट आपकी क्लास में है, तो आपको कभी लगेगा ही नहीं कि कभी आपने कुछ किया है। ऐसा लगेगा कि आपके अंदर की प्रकृति है जो लगातार करवाती जा रही है, और अपने आप होगा, फ्लो में रहेंगे आप, स्टूडेंट्स भी उसी तरह से फ्लो में रहेंगे। तो मुझे बहुत ज़्यादा कभी फर्क महसूस नहीं हुआ कि मैं फर्स्ट ईयर में क्लास ले रहा हूँ, सेकेंड ईयर में क्लास ले रहा हूँ, या फाइनल ईयर में क्लास ले रहा हूँ। इवन मैं एमफार्म को भी पढ़ाऊंगा, इवन मैं टीचर्स को भी पढ़ाऊंगा, तो मेरे लिए एक्सपीरियंस वही, क्योंकि मेरे लिए वो 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 7 घंटे भी क्लास लिए मैंने, तो वो मेरे लिए परफॉर्मेंस के जैसा है। ओके सर, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स की बात निकली ही है, तो अब हम हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जाते हैं, जिसका नाम है आगे क्या करूं। बहुत सारे बच्चे फाइनल ईयर में जीपेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो उन्हें कब सही टाइम कब होता है जीपेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने का, और उन्हें कैसे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी चाहिए बिना बर्नआउट हुए? एक्चुअली कोई भी अच्छी चीज़ स्टार्ट करने का कभी भी समय ये नहीं रहता है कि हम इसके बाद नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी जो सिलेबस, आप लोगों का सिलेबस मैं अगर देखता हूँ, तो उसके हिसाब से 4 सेमेस्टर, लेकिन जो अभी नया सिलेबस आने वाला है पीसीआई का, उसके अकॉर्डिंग 3rd सेमेस्टर, क्योंकि इस दौरान आपके मेन सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि मेडिसिनल केमिस्ट्री है, फार्माकोलॉजी है। तो वो सही समय है, उस दौरान हम अपने आप से पूछ सकते हैं, शुरू कर सकते हैं कि ये सही समय है जीपेट की पढ़ाई स्टार्ट करने का। बहुत सारे लोगों के दिमाग में जीपेट से रिलेटेड मिसकॉन्सेप्शन है, उन्हें लगता है हमें एमफार्म करना है तभी हम जीपेट की तैयारी करेंगे, जबकि ये बहुत बड़ा मिथ है। जीपेट की अगर आप प्रिपरेशन करते हैं, तो आपकी साथ ही साथ प्रिपरेशन होती है फार्मासिस्ट के एग्जाम की, ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम की, इंटरव्यूज जो आप देते हैं, क्योंकि लगभग सभी जगह सिलेबस वही है।
तो अगर आप एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस दौरान बहुत सारी नई चीजें आपको जानने को मिलेगी, आपको अपने सिलेबस के बारे में डेप्थ में जानने को मिलेगा, क्योंकि सेमेस्टर में पास होना बहुत आसान है, सभी लोग जानते हैं। मतलब उसमें कोई ऐसा नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है कि सेमेस्टर में आप लोग किस तरह से लिख के आते हैं वो आपको पता है और बेचारे जांचने वाले को पता है। तो इम्पोर्टेंट क्या रहता है कि हम उन चीजों को समझें कि हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन प्रिपरेशन इसलिए स्टार्ट ना करें कि कोई दूसरा कर रहा है। आपको तय करना है कि हम ये प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का कारण आपको पता होना चाहिए कि हमें ये क्यों करना है। इसलिए नहीं कि कोई एक तैयार कर रहा है वो, या हमें एमफार्म करना है इसलिए, या हमें पैसे कमाना है इसलिए। ये सब खोखले कारण बन सकते हैं, क्योंकि थोड़े समय बाद आपका अपने आप वहां से मन डाइवर्ट हो जाएगा और आपको मन नहीं करेगा, धीरे धीरे आपको बर्नआउट फील होने लगेगा। अगर आपका पर्पस क्लियर है, इसके लिए कि आपको मैं सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ, और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल फॉर्मूला है। आपने अगर नाम सुना हो इकिगाई, जापानीज वर्ड है इकिगाई। दुनिया भर में जापानीज लोग ऐसे लोग हैं जिन्हें सबसे ज्यादा खुश लोगों में से एक माना जाता है। जिनको क्यों माना जाता है? क्योंकि वो बोलते हैं कि हम अपना इकिगाई फॉलो करते हैं। इकिगाई को रफली अगर हम ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब होता है फीलिंग ऑफ बीइंग। हम यहाँ पर क्यों एग्जिस्ट करते हैं, उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला वो बोलते हैं कि सबसे पहले उन चीजों की लिस्ट बनाओ जिन्हें आप बहुत प्यार करते हैं, जिन्हें आप बहुत पसंद करते हैं। अब इसमें जितनी लंबी से लंबी लिस्ट हो जाने दो, हमें गाना सुनना अच्छा लगता है, हमें बोलना अच्छा लगता है, हमें मूवी देखना अच्छा लगता है, वेब सीरीज देखना अच्छा लगता है, जितना है सारी चीजें लिख दो। फिर अगला पॉइंट आता है कि इनमें से किन चीजों में वाकई में हम अच्छे हैं, तो वो आपका माइनस हो जाएगा कि हमें गाना गाना तो अच्छा लगता है, लेकिन हमें अंदर ही अंदर जानते हैं कि हम अच्छे नहीं है। हम जब गाते हैं तो लोग छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है, तो वो माइनस हो जाएगी। फिर वो बोलते हैं कि कौन सी चीजों की दुनिया को जरूरत है। आप मूवी देखने में अच्छे हैं, ठीक है, दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता आप मूवी देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। आप गाने सुनने में अच्छे हैं, लेकिन दुनिया को इसकी जरूरत नहीं है। तो आपकी वो चीजें माइनस हो गई कि कौन सी चीजों को दुनिया की जरूरत है। अब सबसे लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट ये है किन चीजों के लिए आपको पे किया जा सकता है। तो जो लास्ट में बचेगा, कि लास्ट में बचा आपको बोलना अच्छा लगता है। जैसे मेरे जब मैं बी.फार्म कर रहा था तो मुझे पढ़ाई लिखाई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। मुझे बोलना अच्छा लगता था, कहानी लिखना अच्छा लगता था, कविताएं लिखना अच्छा लगता था, लोगों को हंसाना अच्छा लगता था। उन सबको मिला के मैंने बोला मैं टीचर बन सकता हूँ। तो इन सबको मिला के जो भी आप बन सकते हैं वो आप तय करें। फिर आपका पर्पस ये होना चाहिए, बर्नआउट नहीं होगा। क्योंकि जब आप पर्पस के लिए काम करते हैं, ये पर्पस है, जब आप अपने वाई के लिए काम करते हैं आपको कभी बर्नआउट नहीं होता है। So being a final year student, we are totally confused between जॉब करूँ, मास्टर्स करूँ या गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करूँ। उसी में से हमारे में से कुछ ऐसे बच्चे रहते हैं जो सिर्फ सेफ एंड सेटिस्फाइंग करियर पाथ चाहते हैं, तो उनके लिए आपका क्या सजेशन है? थोड़ी देर पहले जैसा कि मैंने बोला अभी, इकिगाई, फॉलो योर इकिगाई। सबसे पहले अच्छे से ये आप इत्मीनान से बैठें, क्योंकि टाइम रहता है। 4 सेमेस्टर से स्टार्ट कर दें ये अपने आप से पूछना, मेंटर से मिलना स्टार्ट कर दें। आजकल समय ऐसा चल रहा है कि जो आप लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो कोई एक मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं। उन्होंने देखा संदीप माहेश्वरी, विवेक बिंद्रा, उन्होंने ये देखा, और उसके सोनू शर्मा उन्होंने देखा ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, और रात के टाइम वो बहुत भयंकर कॉन्फिडेंट रहते हैं और स्टेटस भी डाल देते हैं, बस कल से शुरू। अगले दिन उनका जो मोटिवेशन है थोड़ा डाउन होता है, दोपहर में और डाउन रहता है, शाम तक वो पहले जैसे हो जाते हैं। विदाउट क्लैरिटी मोटिवेशन कभी नहीं टिकेगा। क्लैरिटी आप में होनी चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। अब क्या करना चाहिए आप लिखें। जेडी कृष्णमूर्ति हमेशा लिखने के लिए बोलते थे, फेमस फिलोसोफर रहे भारत के, बोलते थे जब भी आपको लगे कि कुछ समझ नहीं आ रहा है तो लिखें। जो जो चीजें, जो जो कंफ्यूजन, उनको लिखें, क्योंकि जब आप लिखते हैं दोनों हेमिस्फीयर काम करते हैं। तो आप लिखें। जब फाइनली आपके इकिगाई ने बता दिया कि हमारे अंदर ये चीजें जिनके लिए पे किया जा सकता है, उसके बाद आप अपने मेंटर से मिले कि हम मेरी इन क्वालिटीज के अकॉर्डिंग मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि वो आपका बेसिक नेचर है, आपका स्वभाव है, आपकी प्रकृति है। गीता में 3 अध्याय में 33वें श्लोक में कृष्ण बोलते हैं कि मनुष्य अपने स्वभाव के परवश होकर कर्म करता है।
तो जो आपका बेसिक नेचर है, जो आपका स्वभाव है, उसके अकॉर्डिंग ही हम काम करेंगे। तो अपना स्वभाव आपका इकिगाई ने बता दिया, ये आपका बेसिक नेचर है। अब आप मेंटर से मिलें, उनसे पूछें कि ये हमारा, क्योंकि मेंटर जो आपको बताए वो क्लैरिटी देगा और वो मोटिवेशन टिकेगा वहां पर। तो उसके अकॉर्डिंग आप चूज करें। ये नहीं है, कई लोग बोलते हैं कि उसकी जिंदगी बहुत अच्छी है, दूसरी तरफ घास हमेशा हरी दिखती है, उसकी जिंदगी बड़ी अच्छी है, वो बढ़िया पैसे कमा रहा है। अगर आप उस तरफ भागेंगे तो हो सकता है पैसा मिल जाए, लेकिन फाइनली जिस चीज की तरफ हम जा रहे हैं, खुशी, वो नहीं मिलेगी। कई मैंने ऐसे फ्रस्ट्रेटेड लोगों को देखा है जो लाखों रुपए कमा रहे हैं, वो बोलते हैं जिंदगी बेकार है। फिर उनसे सवाल पूछा जाए तो भाई कर क्यों रहे हो? तो कोई जल्दबाजी में किसी को देख के का ऐसा निर्णय कोई भी ना ले। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपका मेंटर प्ले कर सकता है, लेकिन अल्टीमेटली जो आपको चूज करना है वो चूज करना है जो फॉर्मूला मैंने बताया कि गाय, ये जबरदस्त प्रैक्टिकल फॉर्मूला है। साथ ही साथ एक काम जो आप कर सकते हैं, जो प्रैक्टिकली मैं रोज करता हूँ, मैं रोज सुबह अपनी डायरी में कम से कम 5 नई लाइन लिखता हूँ जिनके लिए मैं थैंकफुल हूँ। और जब आप रोज सोचते हैं कि रोज सुबह 5 नई लाइन लिखनी है, तो आपका दिमाग दिन भर ढूंढने में लगा रहता है कि कौन कौन सी चीजें अगले दिन लिखनी पड़ेगी, नहीं तो टाइम लगेगा। बहुत सारी चीजों के लिए थैंकफुल हो सकते हैं। सबसे पहली चीज जिसके लिए हम थैंकफुल हो सकते हैं, सुबह सुबह हम जिंदा हैं। Yes. आंखें अच्छे तरीके से देख रही हैं, शरीर अच्छे तरीके से काम कर रहा है, हम बोल पा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें, फार्माकोलॉजी पढ़ाता हूं मैं, तो इतनी सारी बीमारियां हैं कि मैं यही सोच के खुश होता हूँ ये बीमारी नहीं है मुझे। तो बहुत सारा, जब आप थैंकफुल रहते हैं, क्लास में जब मैं जाता हूँ तो लोग कई बार पूछते हैं आप पढ़ाने से पहले क्या सोचते हो? पढ़ाने के पहले मैं थैंकफुल रहता हूँ आप लोगों के लिए कि ईश्वर का ने मुझे मौका दिया कि मैं आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ आप लोगों के सामने। जब आप थैंकफुल रहेंगे, क्लैरिटी रहेगी, मोटिवेशन रहेगा, आपको आगे की तरफ डायरेक्शन भी दिखाई देगा। जैसा कि आपने कहा कि एक मेंटर, एक टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपके सारे आंसर में लगभग यही था कि टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपके अकॉर्डिंग हमारे एजुकेशन सिस्टम में वो क्या चीज़ मिसिंग है? बहुत बड़ी चीज मिसिंग है एक्चुअली। टीचर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद सीखना छोड़ देता है और उसको लगता है कि हमारे टाइम पे जो हुआ था हम भी वही बच्चों के साथ करें। उसको लगता है कि शायद ये जैसे इट्स जस्ट लाइक रैगिंग, कि वो हमारे साथ हुआ था तो हम भी अपने स्टूडेंट के साथ वैसा करें, हम भी वही फॉलो करें। जबकि वो समय या जरूरत में जो समय में जो बदलाव हुए हैं या जो जरूरत है उस समय की, उस पर वो काम नहीं करता, सीखना छोड़ देता है। ये टीचर को कभी सीखना नहीं छोड़ना चाहिए। हमें तो और ज़्यादा सीखना है, हमें स्टूडेंट से ज़्यादा सीखना है, नई नई चीज़ें सीखनी है और कहीं ना कहीं अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करनी चाहिए जो स्टूडेंट उस समय सोच रहा है। होता ये है कि अरे ये तो आजकल के, ये तो इतना कॉमन डायलॉग है, हमारे टीचर बोलते थे आजकल के बच्चे ऐसे हो गए हैं, हम लोग भी बोलते हैं आजकल के बच्चे ऐसे हो गए हैं, और आप लोग भी कभी टीचर बने तो आप भी ये बोलोगे आजकल के बच्चे ऐसे हो गए हैं। और ये सदियों से बोला जाने वाला डायलॉग है क्योंकि हम कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स को अपने आप से कंपेयर करके देखते हैं, हमारे सामने हमारे जमाने में तो ऐसा होता था। समय अलग है, बदलाव करने पड़ेंगे, टीचर्स को बदलाव करने पड़ेंगे समय के हिसाब से, बच्चे को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। मेरे काफ़ी सीनियर टीचर थे, उन्होंने मुझे बोला कि आशीष तुम बच्चों से बहुत बात करते हो और तुम बहुत उनके करीब आते हो, उन्हें ये बताते हो, टीचर को थोड़ी दूरी बना के रखनी चाहिए बच्चों से। मैं उन्हें जानता था, मैं ही नया टीचर बना था, मैं उस समय मैंने उन्हें बोल दिया कि सर वो सारी चीज़ें तो ठीक है लेकिन टीचर को पहले पढ़ाना आना चाहिए। ये सारी चीज़ें ये आनी चाहिए वो आनी चाहिए, अरे टीचर का काम है पढ़ाना, टीचर को पढ़ाना आना चाहिए। और टीचर का सबसे जरूरी काम है वो बच्चे के पास जाके खड़ा होकर ये बोलते, उसे ये एहसास दिला दे कि तुम इम्पोर्टेंट हो, तुम उतने ही महत्वपूर्ण हो जितना इस क्लास का टॉपर है, तुम उतने ही महत्वपूर्ण हो जो टॉप करने वाला, जिसके बारे में जैसे मैं बोलता, आपने देखा होगा रविशंकर कॉलेज की आत्मा में सबसे बड़ी खासियत रविशंकर कॉलेज में कि यहाँ अधिकतर, मैं कोशिश करता हूँ, अधिकतर टीचर ये कोशिश करते हैं कि हम स्टूडेंट्स के साथ इक्वल, एक जैसा बिहेवियर रखें, हम उनको इक्वल तरीके से ट्रीट करें। मैं प्रैक्टिकल के दौरान आपने देखा होगा कि मैं 4 घंटे बैठता नहीं था, अब तो थोड़ी तकलीफ है लेकिन 4 घंटे में बैठता नहीं था। और मैं उस स्टूडेंट के पास भी जाता हूँ जिसको लगता है वो कमजोर है, उससे बोलता हूँ तुम प्रैक्टिकल परफॉर्म करो, उससे बोलता हूँ तुम यूवी हैंडल करो, उससे बोलता हूँ HPLC हैंडल करो, बोलता है खराब हो जाएगी, मैं बोलता हूँ मैं हूँ उसके लिए, खराब कैसे हो। जब आप उसको इतना एहसास दिला देते हैं, एक चीज के ऊपर मैं भी काम कर रहा हूँ, थोड़ा मैं कमजोर हूँ उसमें,
टीचर्स को मैं स्पेशली बोलना चाहूँगा, स्टूडेंट्स का नाम याद रखना सीखें। ये कमाल करता है। अगर आपको स्टूडेंट का नाम याद है तो वो इम्पॉर्टेंट फील करेगा, मोटिवेटेड फील करेगा। मैं थोड़ा सा इसमें कमज़ोर हूँ, सीख रहा हूँ। जैसा कि मैंने बोला, टीचर को सीखना चाहिए, लगातार सीखना चाहिए। सर जैसे बच्चे काफी बार डीमोटिवेट हो जाते हैं या डिप्रेस हो जाते हैं, लेकिन टीचर के पास वो चांस नहीं रहता है, उनको हमेशा मोटिवेट ही रहना चाहिए, तो वो टीचर कैसे कर सकते हैं? टीचर कई तरीके से करता है। मेरे लिए जैसा रहता है कि मैंने कुछ प्लेटफॉर्म बना के रखे हैं, जैसे ब्लॉगिंग वेबसाइट है edumentorashish.com में। उसमें हमेशा जो स्टूडेंट के तौर पे मैंने जो फील किया, जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं बिल्कुल, वो मैंने रखी हैं उसमें। तो उसमें ब्लॉग लिखता हूँ मैं, यूट्यूब वीडियोज़ भी बनाता हूँ ताकि उनको मोटिवेटेड फील कर सकें वो। बाकी कोशिश करें कि वो ऑब्ज़र्व करे बच्चों को, कि उसे लग रहा है कि कौन जो बच्चा है जिसको समझ में नहीं आ रहा है या जो अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो अपनी तरफ से चला जाए। अगर प्यासा कुएं तक नहीं आ रहा है तो कुआं प्यासे तक पहुंच जाए। हाँ, आसान नहीं है, हम सभी कम से कम प्रयास तो कर सकते हैं। Thank you for the answer, sir. So next question is that कि Pharma Sapiens has helped many students. What's the most common mistake every student make while preparing for the exam, and what simple fix you can suggest for them? जो इतने सालों के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है, जो लोग जीपैट की तैयारी करते हैं, पहले इसको गेट बोला जाता था, वो प्रिपरेशन शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, थोड़े समय तक आगे बढ़ते जाते हैं, फिर बीच में उनको फील ऐसा होता है कि यार नहीं हो रहा अपने से, थोड़ा बर्नआउट फील होता है, थोड़ा उन्हें लगता है कि यार अपने से नहीं हो रहा है। फिर उनका जो माइंड रहता है वो बहाने बनाने लगता है। बहाने इस तरह से बनाता है कि अपन कुछ अलग देखेंगे, अपन कुछ अलग करेंगे। माइंड बड़ा चालाक है, ये ऐसे खेल खेलता है कि जब भी कुछ आप नया करते हैं तो आपको डर और उकताहट से भर देता है। मतलब इस तरीके से भर देता है कि आप क्विट करें। उसको क्विट करना सबसे आसान लगता है। ये माइंड काम ही इसी तरीके से करता है, जहां उसको लगेगा कुछ दिख नहीं रहा है यार, छोड़ो। तो कई बच्चे ऐसे रहते हैं कि जो बिल्कुल एग्जाम के तुरंत पहले छोड़ देते हैं। जनवरी में एग्जाम होने वाला है, पता चला दिसंबर में छोड़ दिया, या मई में एग्जाम होने वाला है, उन्होंने मार्च में छोड़ दिया, नहीं हो रहा है। जबकि थोड़ा और प्रयास वो करते तो शायद वो उस लाइन को क्रॉस कर जाते, लेकिन वो उन्हें लगता है कि यार अपने बस का नहीं। और वो ऐसे टाइम पे लगता है कि जब थोड़ा सा और प्रयास। मैं विवेकानंद को बहुत मानता हूँ, स्वामी विवेकानंद को। उनकी लाइन मुझे बड़ी प्रेरित करती थी, क्योंकि जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो उस समय कोई कोचिंग नहीं थी, कुछ कोई ऐसा गाइड करने वाला नहीं था। तो उनकी लाइन बड़ी अच्छी लगती थी मुझे कि जब रास्ता नजर नहीं आ रहा है तो भी चलते रहो, जब मंजिल के बारे में पता नहीं है तो भी चलते रहो, जब लगता है कि हारना बिल्कुल तय है तो भी चलते रहो, क्योंकि आप केवल एक ही काम कर सकते हैं, वो है चलते रहना। दूसरी गलती जो बच्चे करते हैं अक्सर, जिनको मैं देखता हूं, जो प्रिपरेशन, वो टेस्ट नहीं देते। इमेज कॉन्शियस, उनको लगता है कि अगर मेरे कम मार्क्स आए तो वो क्या सोचेगा या क्या सोचेगी। लड़कों की अपनी समस्या रहती है, ठीक है। उनको लगता है कि पता नहीं क्या सोचेगी, मेरी इमेज खराब हो जाएगी। किसी को दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, रिजल्ट अपने आप में सब बता देगा। तो टारगेट रखें, प्रोसेस को इतने अच्छे तरीके से करें, रिजल्ट अपनी चिंता खुद कर लेगा। Thank you so much, sir. This is a bonus tip for everyone watching this podcast. So today's students have 100 GB notes, unlimited PDFs and YouTube playlists. फिर ऐसा क्यों होता है कि इतने सारे रिसोर्सेज होने के बावजूद भी स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं? एक्चुअली वो इतना सारा ज्ञान देख रहे हैं, इतना सारा ज्ञान लेने की कोशिश कर रहे हैं कि उसमें से वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि किस तरह का ज्ञान हमारे लिए ज़रूरी है और किस तरह का हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। मतलब एक तरह से आप देखें तो एक आपके पास बॉक्स है, उसमें आप हर तरह की चीज़ें भरते जा रहे हैं। ये भी भर दिया, ये भी भर दिया, ये भी भर दिया, ये भी भर दिया। तो इसी तरह से हमारा माइंड है। हमें चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना ज़रूरी है कि ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी है और ये हमारे लिए अर्जेंट भी है। एक आइजनहोवर मैट्रिक्स का, जिसको बार बार मैं अपने वीडियोस में जिसका बारे में बताता हूँ, वो इसी आधार पे बनी है। अर्जेंट, इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट, अर्जेंट, अर्जेंट नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट नॉट इम्पॉर्टेंट। तो आप अगर दिन भर में देखेंगे तो जिस तरह के नॉलेज की आप बात कर रहे हैं, लोग अधिकतर अपना समय उस सेगमेंट में निकाल रहे हैं, नॉट अर्जेंट नॉट इम्पॉर्टेंट। स्क्रॉल करना ना तो इम्पॉर्टेंट है ना ही अर्जेंट है,
ठीक है, लगातार वीडियोस देखते रहना ना तो इम्पोर्टेंट है ना ही अर्जेंट है। लेकिन जब आप दिमाग में, जब भी हम सुबह सो के उठते हैं तो हम सबके पास एक लिमिटेड साइकिक एनर्जी और सुबह के टाइम सबसे ज्यादा रहती है। अब अगर सुबह उठ के ही आप स्क्रॉल करने लगेंगे तो वो जो साइकिक एनर्जी है वो हमारी वहां पे खर्च हो गई। तो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था उसके लिए हमारे पास एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि लिमिटेड एनर्जी हमारे पास में। तो अगेन लोग कई बार बोलते हैं आने वाले समय में बहुत कंपटीशन है। मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ आने वाले समय में कंपटीशन बहुत कम है। आने वाले समय में नौकरी कैसे मिल जाएगी, सर मुझे मोबाइल का एडिक्शन नहीं है, ठीक है, यू आर सिलेक्टेड। ठीक है, ये इतना आसान रहने वाला है क्योंकि इतने बुरे तरीके से लोग एडिक्ट है। यूरोपियन सोसाइटी की जो रिसर्च है वो बता रही है कि अगले 25-30 सालों में मैक्सिमम जो पर्सन रहेंगे वो अनएम्प्लॉयबल रहेंगे। उसका कारण वो बता रहे हैं हमारे ब्रेन का सबसे पुराना पार्ट लिम्बिक सिस्टम, द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। लिम्बिक सिस्टम कैसे काम करता था कि हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे उसके बाद हमें खुशी होगी। तो आदमी मेहनत क्यों करता था, मेहनत करूंगा, पैसे कमाऊंगा, घर होगा, गाड़ी होगी, फैमिली होगी, हम खुश होंगे, ये सोच सोच के डोपामिन रिलीज होता था, इसलिए वो मेहनत करता था। अब वो डोपामिन कैसे रिलीज हो रहा है, हर 30 सेकंड में। अब ब्रेन कैसा डेवलप हो रहा है, जब डोपामिन इतनी आसानी से रिलीज हो रहा है तो हमें सब वो सब करने की जरूरत नहीं है। तो इतने सारे नॉलेज जो है जिसको हम नॉलेज बोल रहे हैं, हमें उसमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कौन सा हमारा काम का है, कौन सा हमारा काम का। अगेन उसके लिए एक प्रैक्टिकल फार्मूला मैं बता रहा हूँ जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, आइजनहोवर मैट्रिक्स। उसको फॉलो करें लोग, उसको प्रायोरिटाइज करें काम को, ये हमारे लिए जरूरी है, ये हमारे लिए जरूरी नहीं है। दिस इज इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। उस पर हम थोड़ा आगे के जो काम है जो इम्पोर्टेंट है अर्जेंट नहीं है उनको हम शेड्यूल कर सकते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है अर्जेंट है वो अभी हमें करना है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट भी नहीं है अर्जेंट भी नहीं है उसको हो सके तो डिलीट करो। जो अर्जेंट है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है, दोस्त फोन करके बोल रहा है स्टेशन लेने आ जाओ, ये अर्जेंट है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है। भाई ओला से आ जा, उबर से आ जा, पैसे मैं दे दूंगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम इस तरह से करें, डेटा बहुत सारा इकट्ठा करने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे फिर से रोल एक मेंटर का, एक गुरु का रोल यहाँ पे आता है। उनके अगर हम टच में रहते हैं, उनसे हम पूछते रहें, सीखते रहें और खुद तय करें। टेक्नोलॉजी हमें ना चलाए, हम टेक्नोलॉजी को चलाएं। हम मोबाइल को चला रहे हैं, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल हमें चला रहा है, यहाँ प्रॉब्लम। और आप लोग जो ये मोबाइल में ये जो पॉडकास्ट देख रहे हैं, आप लोगों के लिए मैसेज है कि ये जो पार्ट है आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, भले ही आपके लिए अर्जेंट नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आप जो चीजें आपको लगता है कि ये चीजें जो अर्जेंट नहीं है इंपॉर्टेंट है, आप उनको देख सकते हैं, आप उनके लिए समय निकाल सकते हैं। मैं आपको संत बनने के लिए भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप बिल्कुल मोबाइल देखना बंद कर दें, लेकिन आप तय करें, आधा घंटा 1 घंटा आप तय करें कि इस दौरान हमें मोबाइल चलाना है, ना कि वो अपने आप हो जाए। आप सभी लोगों ने देखा होगा, कई बार आप मोबाइल उठाते हैं केवल टाइम देखने के लिए। मोबाइल उठाया, उसमें कुछ नोटिफिकेशन थे, देखते देखते आधे घंटे बाद हमने मोबाइल रखा बिना टाइम देखे। हमने जिस पर्पज से मोबाइल उठाया था वो हमने काम किया ही नहीं। तो अवेयर रहें। ओशो बोलता था होश पूर्वक काम करें, तो हमारे सारे संत बोलते हैं होश पूर्वक काम करें। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। Sir, is passion for pharmacy is enough for today's job market? एक्चुअली अकेला पैशन होने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि पैशन किसे बोलते हैं, जैसे मैंने आपको इकिगाई वाले सेक्शन में बताया मैंने कि पैशन क्या है। आप जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं और जिन चीजों में आप वाकई में अच्छे हैं, इसको मिला के हम क्या बोलते हैं, पैशन। अगर वो दुनिया की नीड के लिए आप कर रहे हैं तो इट बिकम मिशन, वो क्या बन जाएगा, मिशन बन जाएगा। लेकिन अगर उसके लिए पे भी किया जा सकता है, क्या बन जाएगा, प्रोफेशन। तो अकेला पैशन के लिए कि मुझे ये कि मैं पैशनेट हूँ कि नहीं पैशनेट, एक्चुअली इस वर्ड को काफी गलत लिया गया। मैं तो कई बार बच्चों से बोलता हूँ डोंट फॉलो योर पैशन, क्योंकि पैशन के नाम पे उन्हें लगता है कि मुझे तो गाना सुनना अच्छा लगता है, मुझे तो ये लगता है। क्या इसके लिए आपको पे किया जा सकता है? आप ये देखो कि मेरी ये क्वालिटीज हैं, अब ये फार्मा मार्केट में कहाँ पर फिट बैठ रही है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि कंपनी वाले बोलते हैं, फार्मा की बात बता रहा हूँ, कंपनी वाले बोलते हैं कि एक मैंने लाइन लिखी थी, बड़ी मजेदार लाइन थी कि फार्मा फील्ड भी बड़े अजीबोगरीब दौर से में चल रही है, फार्मा फील्ड भी बड़ी अजीबोगरीब दौर में चल रही है। कंपनी वाले बोलते हैं कि लोग नहीं है और लोग बोलते हैं नौकरी नहीं मिल रही है।
तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि कंपनी वाले बोल रहे हैं कि हमें लोग नहीं मिल रहे हैं, स्किल्ड लोग नहीं मिल रहे हैं। और लोग क्या बोल रहे हैं, हमें कंपनी में नौकरी नहीं मिल रही है, क्योंकि हम अपने आप को उस लायक नहीं बना पा रहे हैं जो कंपनी को चाहिए। कहाँ कहाँ गलती होती है वो समझना आप। जैसे मान लो आप क्वालिटी एश्योरेंस में इंटरव्यू देने के लिए गए, तो आपको सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि क्वालिटी एश्योरेंस में क्या काम होता है, और वो जो जो काम वहां पर होता है, क्या मेरा बेसिक नेचर या जिसको आप पैशन बोल रहे हैं, क्या वो वहां काम में आ सकता है, क्या मैं कंपनी की किसी भी तरीके से वहां पर हेल्प कर सकता हूं। अगर आप रिसर्च में गए तो क्या रिसर्च में जो पेशेंस चाहिए वो मेरे अंदर है। तो कई लोग गलती ये करते हैं, जिस कंपनी में जाते हैं वो इंटरव्यू किसी और तरीके का तैयार करके जाते हैं। गए हैं टैबलेट इंडस्ट्री में, वहां पे प्रिपरेशन करके गए हैं पेरेंटल की, तो वो सामने वाले को जो चाहिए वो आप वहां पर उसके लिए नहीं दे रहे हैं। और सिंपल सा वो है कि एक आदमी ने चाय बनाने की दुकान खोली है और उसके पास कोई जाए कि ये मेरी डिग्री है, मुझे चाय बनानी आती है, चाय बनाने वाली डिग्री है मेरी, 95% बने हैं, लेकिन मुझे चाय बनानी नहीं आती है, तो कोई दुकानदार क्यों रखेगा। उसे आपकी डिग्री से मतलब नहीं, उसे आपके कॉलेज से मतलब नहीं है, उसे किस चीज से मतलब है, आप उसके काम के हैं या नहीं है। उसे आपके पैशन से मतलब नहीं है, उसको मतलब क्या है, आप उसके काम के हैं कि नहीं। तो हमें अपने आप को ऑब्जर्व करते हुए, सेल्फ अवेयरनेस इज द की, अपने आप को ऑब्जर्व करते हुए वो जो कंपनी है जहां पर मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, तो क्या मैं किसी भी तरीके से कंपनी की हेल्प कर सकता हूँ। क्योंकि अगर मैं कंपनी की हेल्प कर सकता हूँ तो वो डेफिनेटली वो हमें रखेंगे, और फिर आपका कोई कंपटीशन रहेगा, देन स्काई इज द लिमिट, फिर आपकी कोई लिमिट वहां पर नहीं रहेगी। Thank you so much, sir. I hope that your answer will help us in the future. So my next question is that कि what are the placement related myth you want to break? एक सबसे बड़ा मिथ है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा कि अधिकतर कॉलेजेस जो हैं वो ये क्लेम करते हैं कि 100% प्लेसमेंट। दिस कैन नॉट बी पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं हो सकता है कि कोई भी बोले कि 100% प्लेसमेंट वहाँ पर हो सकते हैं। 100% प्लेसमेंट नहीं हो सकते, क्योंकि 10 से 15 स्टूडेंट्स ऐसे रहेंगे 100 में से। प्रोबेबिलिटी भी ये बोलती है कि ऐसे स्टूडेंट्स रहेंगे कि जिन्हें हो सकता है कि जॉब करने में इंटरेस्ट ना हो, जो कुछ अपना और कुछ करना चाहते हैं, या कुछ ऐसे रहेंगे जिन्हें कुछ भी करने में इंटरेस्ट ना हो, जो बिना कुछ किए पड़े रहना चाहते हैं। तो ये झूठ इतनी बार बोला गया है कि लोगों को सच लगने लगा। इतनी बार ये झूठ बोला गया, लोगों को सच लगने लगा ये कॉलेज तो 100% प्लेसमेंट। अब उसका बात क्या हुआ, उसका कंसिक्वेंस क्या हुआ कि लोग झूठा प्लेसमेंट दिखाने लगे। कई कंपनीज को बुला के, कई कंपनीज में बेच के, जो वास्तव में ऐसी कंपनी एग्जिस्ट भी नहीं करती जिनके नाम पे कि तुम्हारा प्लेसमेंट हो गया, और वो बाद में बच्चा बड़ा ठगा हुआ महसूस करता है। तो सबसे पहली चीज कि ये चीज स्टूडेंट्स को, उनके माता पिता को, सभी को दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि 100% प्लेसमेंट वाली कोई चीज वहां पर होती है। दूसरे स्टूडेंट्स को भी अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि ये कॉलेज की जिम्मेदारी है कि हमें प्लेस करवाना, क्योंकि ये ऐसा हो जाएगा कि आपने एक हायर किया, आपने एक ट्रेनर हायर किया कि तुम मुझे तैरना सिखाओ। अब मैं तो स्विमिंग पूल में जाऊंगा ही नहीं, लेकिन तुम हमें तैरना सिखाओ। मैं तो हाथ पैर चलाऊंगा ही नहीं, लेकिन तुम हमें तैरना सिखाओ। तुमने तो पैसे लिए हैं तैरना सिखाने के। तो वैसा होता नहीं है, वैसा पॉसिबल नहीं है कि सामने वाला ने बोल दिया तो हमने यहाँ पर एडमिशन ले लिया तो ये हमारा प्लेसमेंट करवाएंगे। वो एक दोनों तरफ से होता है, और जिसमें स्टूडेंट और इंस्टीट्यूट दोनों का एक कोलैबोरेशन वहाँ पे होता है, तब जाके प्लेसमेंट वहाँ पर हो सकता है। अगर कोई भी ये बोलता है 100% प्लेसमेंट, ये गलत है। कोई बोलता है कि हमारा प्लेसमेंट करवाना ही चाहिए कॉलेज को, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा ना तो किया जाना चाहिए, ना ही ऐसी चीज़ों को प्रमोट किया जाना चाहिए। इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करना भी बहुत गलत है, क्योंकि डिसीजन अलग अलग हो सकते हैं, माइंडसेट वहाँ पर अलग अलग हो सकते हैं। कि कई लोगों का माइंडसेट होता है कि वो एक टाइम के आने के बाद, मैं किसी दूसरे का नहीं, खुद का एग्जाम्पल लेता हूँ। मैं फाइनल ईयर में पहुंच गया था, मुझे पता भी नहीं था क्या करना है। अब मैं उसमें कॉलेज को नहीं बोल सकता कि कॉलेज वालों ने हमारा जॉब नहीं लगवाया, या कॉलेज वालों ने, मैं खुद भी वहाँ पर, मैं गलत साइड पे था वहाँ पे, क्योंकि मुझे खुद भी क्लियर नहीं है। मैंने कभी सोचा नहीं, कभी बात नहीं की, या कभी उस डायरेक्शन में मैं गया ही नहीं। तो ये चीज़ बिल्कुल दिमाग से निकाल देनी चाहिए मार्केट को कि 100% प्लेसमेंट। थैंक यू सर, आपके जवाब से बहुत सारे बच्चों का मिथ ब्रेक हुआ होगा प्लेसमेंट को लेके। सो लेट्स स्टार्ट सर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट्स योर सीक्रेट?
Coffee, passion, or panic? पैशन. Okay, next question, sir. Be honest. Have you ever marked attendance for a student who bribed you with samosa? Not samosa, but pen with appreciation. Okay, sir. मतलब पेन से काम हो जाएगा. But this may also be some painful for a student. Pen will be painful. Okay, sir. Next question. Have you ever used farmer terms to win an argument at home? Sometimes not farmer terms, like a practical. जैसे कई बार मैं घर में बोलता हूँ या कुछ ऐसे डायलॉग बोलता हूँ कि हीरो ने हीरोइन को देख के बोला कि तुम्हारे आंखों में क्लोरोफॉर्म सी मधोसी है, तुम्हारे होठों का रंग ऐसा है जैसे अभी भी टाइट्रेशन का कलर आया हो. तो इस तरह की चीजें मैं कई बार घर पे बोलता रहता हूँ. या फिर जैसे मूवी है तो मूवी के नाम, मेरी मूवीज के नाम ही अलग रहते हैं. दिल वाले टोलोनिया ले जाएंगे, ये टोलोइन भी कभी बेंजीन थी. तो इस तरह की चीजें मैं कुछ ना कुछ इनोवेटिव करता रहता हूँ. बोलते हैं कि जो कभी मैं, क्योंकि बीफार्म में बड़ा बेकार स्टूडेंट था मैं, तो मेरा दिमाग ज्यादा चलता था. Okay. So, what do you think is more effective, caffeine or class participation? क्लास पार्टिसिपेशन. Okay. So next question. If your life was a Bollywood movie, what would the title be? Pharma Ishq, Three Idiots, and the Professor. प्रोफेसर. Next question. If you could rename any one pharmaceutical subject to something more student friendly, what would it be? I think pharmaceutical jurisprudence, that is quite tough. तो मैं कुछ ऐसा नाम इसको देना चाहता हूँ जो स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा सिंपल हो. जैसे इसको हम बोल सकते हैं फार्मास्यूटिकल लॉज. दैट शुड बी सिंपल. jurisprudence, actually nobody knows why it is jurisprudence. Next question. What's harder, getting a research paper published or getting a student to attend an 8 a.m. lecture? 8 a.m. lecture. Actually, whenever I took the lecture, जब भी कभी ऐसा बोलता हूँ मैं, स्पेशली कोचिंग में बुलाता हूँ कि सुबह 8 बजे आपको आना है, तो स्टूडेंट के जो पोस्चर रहता है वो अजीब वो रीति से पहले तो एंटर करता है, ऐसा लगता है जस्ट सो के उठ के आया हो बिल्कुल, और सबसे पहले तो आसपास दिखता है वो. फिर उसे बहुत देर तक समझने में लगता है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ. फिर वो बगल वाले की कॉपी में देखता है. फिर आधे घंटे बाद उसको समझ में आता है, तो उसको देख के समझ में आ रहा है कि हो सकता है या तो रात भर ये सोया नहीं है या ऐसे ही उठ के चला आया. और कई बार बड़ी अजीबोगरीब चीज रहती है. एक बार मैंने क्लास में डाला कि आपकी क्लास रहेगी 5:30 PM डाला, तो गलती से मैंने AM डाल दिया. तो इतना बड़ा वाला था, सुबह 5:30 AM कोचिंग के सामने पहुंच के मुझे फोन कर रहा है कि मैं पहुंच गया सर. मैंने कहा क्यों? तो बोले आपने AM लिखा था. तो मैंने कहा थोड़ा सोचना था. अरे सर इस चक्कर में तो रात भर नहीं सोया. तो कई बार इस तरह की चीजें रहती हैं और जो बड़ा यादगार बन जाता है. So next question. Have your students ever asked you if gate is easier than dating? एक्चुअली इस क्वेश्चन का जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि डेटिंग के बारे में कुछ बोलूंगा तो घर में कोई वेटिंग है, ठीक है, इसलिए डेटिंग के बारे में कुछ नहीं बोल सकता. Okay, sir. Next question. Have you ever wanted to rename pharmaceutical chemistry to chemistry? एक्चुअली फॉर मोस्ट ऑफ द पर्सन दिस इज मिस्ट्री. तो हर कोई इसको मिस्ट्री ही बोलता है. वो केमिस्ट्री कम मिस्ट्री ज्यादा याद रखते हैं. और बेंजीन से तो इतना भयंकर लगाव है आप फार्मा स्टूडेंट का, कोई स्ट्रक्चर नहीं आता है तो बेंजीन बना देंगे, उसके बगल में एक और बेंजीन बना देंगे. अब टाइम आता है उसको सजाने का. अमाइनो ग्रुप लगा दिया, OH लगा दिया, Cl लगा दिया, फिर बहुत कुछ सजा हुआ वो दिखता है और बराबर नाम नीचे लिख देते हैं ये ड्रग है. अच्छा, आपका भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहता है कि जब हमें स्ट्रक्चर याद नहीं हुआ तो उसको कैसे याद होगा जो जांच रहा है. तो कई बार ऐसे मार्क्स भी मिल जाते हैं, लोग वो बड़े खुश हो जाते हैं कि हम क्या बना के आए थे और मार्क्स मिल गए उसके बदले में. So next question. If chemistry were a person, would you call it your best friend or toxic friend? बेस्ट फ्रेंड. आई एम पैशनेट अबाउट केमिस्ट्री. Okay, sir. So next question. In your journey from assistant professor to professor, how many times did you think, बस अब enough teaching, let me open a चाय टपरी? एक्चुअली ये ख्याल तो आया है मेरे दिमाग में कई बार, लेकिन उसमें टीचिंग से कभी प्रॉब्लम नहीं रही है और सारे फैक्टर रहे हैं वहाँ पे. लेकिन टीचिंग से कभी ऐसा नहीं रहा कि टीचिंग छोड़ के, हाँ, अगर मैं चाय टपरी भी खोलता हूँ तो वहाँ भी कुछ ना कुछ ज्ञान देता ही रहूँगा. हाँ सर, आजकल बच्चे खोल रहे हैं फार्मेसी चाय वाला, MBA चाय वाला.
हाँ, उसमें ज्ञान मिल बराबर, क्योंकि अगर आप एक बार टीचर हैं तो आप टीचर हैं, क्योंकि टीचर आप कहीं ना कहीं आप ज्ञान, आपको कुछ नहीं होगा, पकड़ पकड़ के लोगों को ज्ञान देने लगेंगे, तो वो आपके ब्लड में आ जाता है। Okay, sir. So next question. Oh. What's more difficult, explaining organic chemistry to first year students or finding matching socks in the morning? एक्सप्लेनिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि फर्स्ट अधिकतर स्टूडेंट ये सोच के आए ही होते हैं कि हमें केमिस्ट्री समझ में आने वाली नहीं है, तुम में दम हो तो समझा लो, तो वो काफ़ी कठिन रहता है कि सामने वाला जब ये मेंटली प्रिपेयर है। एक इंसिडेंस आपको बता रहा हूँ, मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा था अपने, और रविशंकर में बच्चे हर तरह से बच्चे आते हैं, तो इनमें से कुछ बच्चे कमज़ोर रहते हो। हमारा टारगेट ये रहता है कि अगर आप रविशंकर में आए हैं तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपको। तो मैं पढ़ा रहा था और वो लिखे जा रहा है और सारे बच्चे लिख रहे थे, लेकिन उसके एक्सप्रेशन ऐसे थे। तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा समझ में आया तुम्हें? कुछ भी समझ में नहीं आया, आपने जो बताया सर कुछ भी समझ में नहीं आया। वो मेरे लिए इतना कठिन था, फिर मेरे लिए वो स्टैंडर्ड बन गया कि अगर मैंने इसको समझा लिया तो पूरी क्लास को समझ में आ गया होगा, तो मैं बराबर उसकी तरफ ध्यान देता था, और उसको अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आ गई मतलब सभी की समझ में आ गई, और वो बड़ा अच्छा, आज वो अच्छी जगह जॉब कर रहा है, तो मुझे बड़ी खुशी होती, क्योंकि मुझे लगता था कि कठिन है, लेकिन काफ़ी कठिन था उसको समझाना। और उसको लगता नहीं था कि वो कभी फार्मेसी कर पाएगा, लेकिन आज ये अच्छी जॉब कर रहा है, और वो अक्सर फ़ोन करता रहता है कि सर आप लोगों की वजह से हमारी हो गई, कंप्लीट हो गई। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि अगर आपके सामने आपका यंगर सेल्फ बैठा हो तो आप उसको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? अब मैं अगर कोई अपने आप को देखूं तो मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो बोलूँगा, जो शायद मुझे मेरे टीचर की तरफ से नहीं मिली, कि पढ़ाई की टेंशन मत लो, एग्ज़ाम की टेंशन मत लो, तुमसे बड़ा कुछ नहीं है, तुम्हारे जीवन से बड़ा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले अपने आप को महत्व दो, अपने आप से प्यार करो, सब कुछ मिल जाएगा। अपने आप से प्यार करना सीखो, अपने आप को बेहतर बनाना सीखो। बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। Thank you so much, sir, for your answer. Last question of this podcast. What would you suggest to your younger self sitting in front of you? मैं ये बोलना चाहूँगा, जो मैं मिस करता था कि वो हर जगह से मिस किया मैंने, इवन फैमिली से, दोस्तों से। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो आप कर रहे हैं, जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी तरफ से कोशिश करो। पढ़ाई आपसे बढ़ के नहीं है, सफलता आपसे बढ़ के नहीं है, कोई भी चीज़ आपके जीवन से बढ़ के नहीं। तो जो भी कोशिश करो, अच्छे तरीके से कोशिश करो, और बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। जो अपनी तरफ से बेहतर कर सकते हो वो करो, टेंशन मत लो कि लाइफ क्या रिजल्ट दे रही है। Thank you so much, sir, for your answers. Thank you so much, sir. As a token of appreciation, we would like to present to you a hamper. थैंक यू अमनजीत। When wisdom meets experience, magic happens. And today's episode with Dr. Ashish Pathak sir wasn't just a podcast. It was a pharmacy of ideas, and sir has prescribed the best dose of inspiration. What makes him truly special though is his ability to speak the language of a student. Whether you are confused between a ketone and an aldehyde, stressing about your future, or dreaming of a research breakthrough, sir has been that silent strength behind many pharmacy dreams. Whether you are a fresher wondering why you chose pharmacy or a final year student staring at gate forms, this conversation is for you. So grab your notebook or maybe just your thoughts, because when sir speaks, it's not just teaching, it's mentoring in motion. Thank you so much for watching this podcast. Stay tuned for more videos.